150 दिन में सब कुछ, और इसी 150 दिनों में हम बहुत सारी सियासत देखेंगे। उससे पहले जैसे ही आज से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा वार हमने देखा। मोदी जी अंदर जाते हैं सदन के अंदर, उनके नेता, खासकर बीजेपी के नेता जो हैं वो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं जैसे वो उन्होंने पूरा का पूरा विश्व जीत लिया हो। और दूसरी तरफ कुछ पिक्चर्स उधर से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। एक साहब हैं जो आचार्य महोदय जो जीत के आए हैं हवा महल से, वो कैसे दुकानें बंद करवा रहे हैं, ये सब तस्वीरें भी चल रही हैं। ऐसे में जो राजनीति है उसको कैसे आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं, क्योंकि सामने 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं और इन नतीजों के बाद की राजनीति पर गहन चिंतन जरूरी है प्रोफेसर रविकांत जी। और यहां एक निराशा इंडिया गठबंधन के अंदर भी दिखाई दे रही है, जैसे बयान आ रहे हैं अलग अलग। हालांकि ये शुरुआती है और एक झटके की तरह है, जैसे हम और आप कहीं ना कहीं अपनी बातों पर अगर उस हिसाब से कुछ चीजें नहीं आती हैं तो निराश हो जाते हैं। वैसी निराशा उधर भी छाई हुई है, वो दिखाई दे रही है। शायद ऐसी निराश हो सकता है कि राहुल गांधी भी हों, जिन्होंने अपने लोगों पर भरोसा किया, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया। उनको उम्मीद थी कि वो पैदल चल रहे हैं और वो जीत करके ला रहे हैं, उनकी झोली में डाल रहे हैं, लेकिन कब तक खाना बना के और मुंह में डालोगे आप? कम से कम इतना तो रहेगा कि यहां कोई खाना बनाने वाला भी मिले। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निराश होना स्वाभाविक है और मुझे लगता है ये निराशा का घटाटोप ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था और अब तक वो बात किसी को पच नहीं रही। कई एंगल से हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। एक एंगल मैंने भी बाद में देखा कि शायद ये हो, उसकी मैं चर्चा भी कर दूं आपसे। खास करके मध्य प्रदेश में अगर सब कुछ फेयर तो खैर क्या कहें, कितना फेयर है। एक तरफ चुनाव आयोग भी था, मीडिया भी थी, सारी टेक्निकल चीजें भी चल रही थी और विभाजन भी था, क्या क्या था। और दूसरी तरफ केवल एक ऐसी पार्टी थी जो अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर राजनीति कर रही थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन 5 चुनावों के नायक बनकर के उभरे कि राहुल गांधी ने ये जरा भी कहीं भी कोशिश नहीं की कि हम कोई एक गलत कदम उठाएं। और असली नायक वही होता है किसी भी युद्ध के मैदान में या किसी भी जंग में कि जो सही रास्ते से लड़ाई लड़ता है। अब वो उन लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। कम से कम भारत जैसे देश में जिसने गांधी के जरिए आजादी हासिल की, अंबेडकर और नेहरू के सपनों को जिसने जिया, वहां हम ये कहें कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है तो जिन्होंने गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी थी वो ये कर सकते हैं, लेकिन जो गांधी के वारिस हैं उनको न ये करना है न ये करना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक चीज मुझे केवल जो दिखाई देती है, हो सकता है कि उसका अंडर करेंट हो, वो ये कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक मुख्यमंत्री लड़ रहा था, बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री लड़ रहे थे। इस पर शायद जो लोग गए थे उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं दिया। जो 7 सांसदों को बीजेपी ने उतारा था, मैंने बाद में उनका एनालिसिस किया, ये 7 अलग अलग जातियों के थे। कैलाश विजयवर्गीय अलग से थे, नरोत्तम मिश्रा अलग से थे। एक अंडर करेंट ये था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा और ये सारी जातियों के लोग, क्योंकि इस समय इस देश में अगर राजनीति के केंद्र में कोई एक इमोशन है तो वो जाति है। अब भले ही लोग कोई स्वीकार करे ना करे, मैं तो उसी को मानता हूं। तो केवल और केवल जाति, और यही स्ट्रेटजी राजस्थान में भी रही नरेंद्र मोदी की। तो उसमें जितने भी जातियों के सांसद थे, जो बड़े लीडर थे, उनको ये लग रहा था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, लिहाजा उन्होंने बीजेपी को नहीं बल्कि अपनी जाति के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, जो मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं जी। इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में मुझे कोई भी बात नजर नहीं आती और इसीलिए हम सबको वो डाउट है कि ये हुआ तो हुआ कैसे है। दूसरा ये कि अब जहां सियासत जारी है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब और मजबूत होकर के उभरे
उन्होंने इन 3 राज्यों में सबको फ्रीडम दे रखी थी, अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, भूपेश बघेल हो, और मध्य प्रदेश के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि जो भी सिफारिशें आ रही थी ऊपर से उसको दरकिनार किया कमलनाथ ने। अब कम से कम ये सब मार्गदर्शक मंडल लायक बन गए और राहुल गांधी को फ्री हैंड मिलेगा। जैसे तेलंगाना में उनके पास फ्री हैंड था, स्ट्रेटजी उनकी थी, लीडरशिप उनकी थी, एजेंडा उनका था। यहां पर एजेंडा केवल उनका था, लेकिन जो टिकट कहां किसको देना है और इसके अलावा किस तरह से और चीजें करनी है, किसको देखना है, ये राहुल गांधी के हाथ में नहीं था। और ये जो राहुल गांधी अब निखरेंगे वो मुझे लगता है कि सीधे टकराते हुए दिखाई देंगे आपको नरेंद्र मोदी से। अब मैं समझता हूं कि अब डायरेक्ट जो मुकाबला हो रहा है ना, वहां तो तानाशाही है, वहां तो कोई लगता ही नहीं, यहां फ्री हैंड होगा। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि सेमीफाइनल हारने का मतलब ये नहीं होता कि फाइनल भी हारेंगे। कई बार ये होता है कि फाइनल वो टीम जीतती है जो सेमीफाइनल या उसके पहले 1-2 मैच हार करके आती है, वो कहीं ज्यादा सबक लेकर के आती है। और ये 3 राज्य तो वो है जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीते थे और उसके बाद इन तीनों राज्यों में बम्पर जीत बीजेपी को हासिल हुई थी। ये भी एक हो सकता है कि जो गलतियां हुई हों कांग्रेस से, उन गलतियों को वो दुरुस्त करे और फिर चुनाव के मैदान में जाए बहुत फ्रेश होकर के। और राहुल गांधी का कद कहीं से भी 1 इंच भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा ही है तेलंगाना की जीत की वजह से, कि जहां पे फ्री हैंड था वहां राहुल गांधी ने वो दिखाया। ये अफसोस करना और निराश होना, मुझे लगता है ये वो वक्त नहीं है, क्योंकि आपको लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है। ऐसे में जो जितना भी प्राप्त हो रहा है उस पूरे फांसीवादी तंत्र के बीच में, जहां इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, और मैंने उन तमाम लोगों से भी बात की है जो काउंटिंग में थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं मुझे। अब है कि वो सबूत मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं कह रहा हूं। तो जब इस तरह के तमाम गंभीर मसले हों, शंकाएं हों, उस बीच में ज्यादा और मजबूती के साथ, दोगुनी ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी जितना लीड करेंगे, जितना और आगे आएंगे, देश का जनमानस जो थोड़ा सा निराश हो रहा है, थोड़ा सा परेशान है, वो राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ेगा और इसका परिणाम आपको 2024 में मिलना चाहिए। अब मैं मिलेगा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोग फिर सोचते हैं कि नहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरे